क्लास 9th। आज का जो टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनल्स। और सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनल्स को क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है, क्लासिफाई जब करेंगे तो मेम्ब्रेन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। और जो फर्स्ट कैटेगरी होगा सेल ऑर्गेनल्स का वो होगा सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होगा। सेकेंड होगा डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स और थर्ड आपका होगा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स में ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपको लर्न करना होगा। फर्स्ट जो एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड जीए मींस गोल्जी apparatus, देन आपका क्या है लाइसोसोम्स है, देन आपका क्या है वैक्यूल्स है। ठीक है, तो ये क्या है एग्जांपल्स है सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स के। सेकंड आपका क्या है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, और डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है। और सेकंड आपका क्या है प्लास्टिड। प्लास्टिड आप शायद प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट के नेम से जानते होंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर द टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये जो भी टर्म्स हैं जीए, प्लास्टिड, ये सारे टर्म्स आगे के लेक्चर्स में मैं डिटेल करने वाला हूं, तो आप परेशान मत होना कि जीए क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जीए या प्लास्टिड जो है ये सारे टॉपिक आपको आगे डिस्कस किए जाएंगे। अभी क्या करना है आपको, सिंपली आपको टर्म्स और वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। अब आते हैं थर्ड आपका जो कैटेगरी है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स का। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स में आपका राइबोसोम्स है और सेकंड आपका क्या है सेंट्रियोल्स। ये आपके नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें मेम्ब्रेन क्या है एब्सेंट है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना चाहिए और ये लाइंस जो है आपके आगे के क्लासेस में भी यूज होंगे। अच्छे से लर्न करिए इसको। और मेन जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, बट इसके पहले जो है एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। जब आप सेल ऑर्गेनल्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सेल ऑर्गेनल्स टॉपिक के इंट्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मेंशन है, वो क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। मीनिंग ये है कि जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस, उनका क्या यहाँ सिग्निफिकेंस है, क्यों ये मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए आपका माइंड विजन जो है वो बड़ा होना चाहिए, आपकी थॉट बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और इस टॉपिक को समझेंगे ऐसे जैसे कि आप जब इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग टॉपिक को पढ़ते हैं। इवोल्यूशन समझते हैं ना आप? इवोल्यूशन टर्म आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं आपको कि अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स की स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी प्रोकैरियोटिक सेल्स से। ठीक है, और वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे ग्रेजुअल चेंजेस आए और ग्रेजुअल चेंजेस के बाद से यूकैरियोटिक सेल्स बने। ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन में एक्चुअली क्या हम पढ़ते हैं, इवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि अर्थ पे जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो लाइफ स्टार्ट कहां से हुआ था? लाइफ स्टार्ट हुआ था प्रोकैरियोट से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले फॉर्म हुए। ठीक है, और देन आपका क्या बना, आपका यूकैरियोटिक सेल्स बना। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पहले बना आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना। ठीक है, और देन आपका क्या बना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। ठीक है ना, मतलब जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है, पहले प्रोकैरियोट्स, देन यूकैरियोट्स, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। इस तरीके से सीक्वेंस बना। ठीक है, और इस सीक्वेंस में आपको ये पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि प्रोकैरियोट्स में जो है मेम्ब्रेनस, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। वनली क्या होता है, वनली प्रेजेंट होता है, वनली प्रेजेंट नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, वनली ये प्रेजेंट होगा, ये क्या होगा एब्सेंट होगा आपका। ठीक है, बट जैसे ही आप यूकैरियोट्स में आएंगे तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि मेम्ब्रेनस भी प्रेजेंट है आपका, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, और यहां पे हम कंप्लीट लिखेंगे सेल
ऑर्गेनल्स, और यहाँ पे क्या था, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस दोनों सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंट्स होते हैं। जब मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड सेल ऑर्गेनल्स होंगे तो अपीयरेंस कैसा होगा सेल का, वो लगेगा कि उसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट है। आप डायग्राम बना के देख सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट ये यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल्स में आपने शो किया कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। आपको पता है ना कि न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट का मेम्ब्रेनस होगा, इसमें भी मेम्ब्रेन्स आपको मिलेंगे। ओके, देन आपको मिलेगा, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। आपको गोल्जी बॉडी भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपैरेटस जिसको आप बोल रहे थे, ये गोल्जी एपैरेटस है ये आपका। ठीक है, और साथ में आपको लाइसोसोम्स मिलेगा, वैक्यूल्स मिलेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया मिलेंगे आपको। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ये प्लास्टिड हो गया। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट क्या है सेल ऑर्गेनल्स हैं। वो सेल ऑर्गेनल्स सिंगल वाले भी मेम्ब्रेनस वाले भी हैं और डबल मेम्ब्रेनस वाले। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, डबल मेम्ब्रेनस, और प्लास्टिड भी क्या है आपका, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। तो ये जो डबल मेम्ब्रेनस आइदर सिंगल मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनल्स है, एक तरीके से क्या है, ये सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं। सेल के अंदर क्या बना रहे हैं, कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, और कंपार्टमेंट्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनल्स का अपना एक फंक्शन होता है। कोई भी सेल ऑर्गेनल्स है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक गोल्जी बॉडी, लाइक आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड, सबके अपने स्पेसिफिक क्या है, फंक्शन है। और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ये क्या है, अपने आप को सेपरेट कर रखा है। ठीक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि रिएक्शंस में कोई ओपन एरिया में अगर रिएक्शंस हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो सेपरेट सेपरेट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, और ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने का एक तरीके से नेचुरल एक स्टेप है ये, क्योंकि कंपार्टमेंट अलग हो गया और कंपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट सेपरेट रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो ये शो कर रहे हैं कि जो आपका जो रिएक्शन है वो आपस में हिंड्रेंस ना करें, आपस में वो प्रॉब्लम ना करें। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए ये अपने आप को कंपार्टमेंट में कन्वर्ट कर लिया है, और हर एक कंपार्टमेंट में कुछ रिएक्शन होंगे और वो जो रिएक्शंस होंगे उनका एक रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट से क्या होगा, वो सेल्स सरवाइव करेगा, वो सेल्स की एक्टिविटी मेंटेन होगी। ठीक है, तो ये चीज दिया हुआ है कि मेम्ब्रेन का होना या सेल ऑर्गेनल्स का होना क्या है, एक तरीके से वर्क जो के डिवीजन के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अगर एक ही कंपार्टमेंट में सारे रिएक्शंस होंगे तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर कंपार्टमेंट वाइज या सेल ऑर्गेनल्स वाइज फंक्शन होंगे तो सेल के अंदर प्रॉब्लम्स कम होंगे। ठीक है, ये नेचुरल क्या है, एक चेंजेस है, और नेचुरल चेंजेस हमेशा आप जानते हैं कि उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी अप्लाई है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी अप्लाई है। ठीक है, अब इस चीज को आप कंपेयर करिए प्रोकैरियोट्स से। तो जब आप प्रोकैरियोट्स से कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इसका मतलब कि सारा रिएक्शन एक सिंगल कंपार्टमेंट में होगा। ठीक है, और ऐसा होगा तो वहां पे जो होगा नंबर ऑफ एक्टिविटीज भी कम होंगे, क्योंकि वहां पे कंपार्टमेंट ज्यादा नहीं है तो एक्टिविटीज क्या होंगे, कम होंगे, और इसी तरीके से वहां पे बैलेंसिंग हो सकती है। बट यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर में क्या है, ये कंपार्टमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि वहां बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस में कोई आपस में कोलैप्सिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सो दैट वो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स और कंपार्टमेंट्स में वो नेचुरली जो है परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसका इस जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया उससे ये पता चला कि यूकैरियोट्स में ये जो सेल ऑर्गेनल्स है इनका होना क्या है, नेसेसरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रॉब्लम होगी, सेल्स का जो फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर है वो मैनेज नहीं हो पाएगा, सेल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सेल्स के जो केमिकल एक्टिविटीज है वो हम बैलेंस नहीं हो पाएंगे। ये सब कुछ मैनेज करने के लिए नेचर ने सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स दिया है, सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स को दिया है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इसको आप। ठीक है,
अब आते हैं आपका जो फर्स्ट सेल ऑर्गन्स जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है क्लास 9th एनसीईआरटी में, वो क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको बताऊं कि इसको हम कभी भी सेपरेट नहीं पढ़ सकते। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका गोल्जी अपैरेटस टॉपिक आ जाता है, और गोल्जी अपैरेटस जब आ जाता है तो साथ ही साथ क्या आ जाता है आपका लाइसोसोम्स आ जाता है और वैक्यूल्स आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके चारों जो टॉपिक्स हैं गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, इसको हम एक हेडिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको एक सिंगल हेडिंग के अंदर हम पढ़ते हैं। वो हेडिंग क्या है एक्चुअली में, वो हेडिंग है आपकी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, ये हेडिंग क्या है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, आप अगर हेडिंग आपको डालना भी है तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप क्या, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, किसके बाद अगर आप वीडियो देख के नोट्स बना रहे हैं तो ये तो स्टार्टिंग के 3 लाइन्स आप लिखेंगे, देन आप यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को कंपैरिजन आप करेंगे, और फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका हेडिंग होगा वो क्या होगा, आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होगा। और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट, मैंने जस्ट बताया कि इट कंसिस्ट 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज गोल्जी apparatus, एंड थर्ड लाइसोसोम, एंड लास्ट इज वैक्यूल्स। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसका क्या होगा, उसकी डिस्कवरी के बारे में बताएंगे आपको। तो आपको बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स है उसको आप माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसको आप लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका ईआर है, ईआर को जो है लाइट माइक्रोस्कोप से जिसने ऑब्जर्व किया वो थे गार्नियर। ये टर्म आप लर्न कर लीजिएगा, और ये टर्म उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आगे जाके बायोलॉजी लेने वाले हैं, नीट का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, उनके फाउंडेशन के लिए ये बेटर है कि पहले जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं लेक्चर में देता हूं उनको पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करके ईआर को ऑब्जर्व किसने किया था, गार्डियन ने ऑब्जर्व किया था। देन पोर्टर एक साइंटिस्ट थे, पोर्टर ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ईआर को ऑब्जर्व किया। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम है ये किसने दिया था, पोर्टर ने ही दिया था 1953 में। ठीक है, द टर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन बाय पोर्टर इन 1953। ये लाइन आपको लर्न होनी चाहिए, ये लाइन आपके सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आप अगर भूल भी जाएंगे तो चलेगा, बट ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल। ठीक है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अमाउंट होता है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब इनका जो अमाउंट समझ रहे ना, इनका जो स्ट्रक्चर का अमाउंट है वो सेल टू सेल वेरी करता है, सेल टू सेल वेरी करता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं वो भी वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना होगा कि ईआर जो है कोई जरूरी नहीं है कि हर एक सेल में प्रोमिनेंट हो या फुली डेवलप है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है। सेल्स अगर वेरी कर रहा है तो ईआर का अमाउंट भी वेरी करेगा, इवन ईआर के कंपोनेंट्स भी वेरी करेंगे। आगे के जो लाइंस हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एआर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार एक रफली एक डायग्राम बनाऊंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर, और फिर इस टॉपिक को आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने यहाँ बना रखा है, ये पर्टिकुलर पार्ट। ये तो कंप्लीट आपका सेल है, बट ये जो ब्लू मैंने लाइंस बनाए हैं ये किसका डायग्राम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एडजेसेंट ही क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास होता है गोल्जी अपैरेटस। एनसीईआरटी बोलता है कि न्यूक्लियस के बाद है। ठीक है, बट जब फंक्शन डिस्कस करेंगे आप ईआर का, तो ईआर के फंक्शंस के अकॉर्डिंग गोल्जी अपैरेटस भी पास में ही होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ भी गोल्जी अपैरेटस को बना सकते हैं। ठीक है, एंड गोल्जी अपैरेटस इज आल्सो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है,
और ये जो आपका है ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल कर लें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मैंने यहाँ पे लेवल कर रखा है इस डायग्राम के लिए, इस पार्ट के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होता है या ओरिजिनेट होता है। आप देखिए ये क्या है, आपका आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, और यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखिए कि आपको ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि इस राइबोसोम का क्या सिग्निफिकेंस है, मैं बताऊंगा, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है और कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि राइबोसोम्स एब्सेंट हो, कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स ना मिले, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वहीं से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और ये इसके एंडिंग में क्या है, गोल्जी अपैरेटस इसके पास में है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो आगे रिलेट होगा गोल्जी अपैरेटस से, ठीक है। और आपको बताया था मैंने कि जब आप फंक्शन डिस्कस करेंगे ईआर का, गोल्जी अपैरेटस का, तो फंक्शन क्या है, रिलेटेड है, क्या है, रिलेटेड है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये एक ही सिस्टम के पार्ट है। वो सिस्टम क्या था आपका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये सारे टर्म्स आप लर्न करिए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स हैं ईआर, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ठीक है। स्पेशली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस फंक्शन वाइज, इवन लाइसोसोम और वैक्यूल्स आल्सो फंक्शन वाइज क्या होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होंगे सो दैट इनको हम एक कैटेगरी में रखेंगे। वो कैटेगरी नेम क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉम्पोजिशन पे आते हैं। तो कॉम्पोजिशन की जब बात करेंगे तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं मेंशन है कंपोनेंट्स के बारे में, बट ट्यूब्यूल्स नेम यूज किया है। एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी में बहुत क्लियर कट इसके कंपोनेंट को डिस्कस नहीं किया गया है, बट मैं आपको यहाँ क्लियर कट बता रहा हूँ कि इट हैव 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज अ सिस्टर्नी, सेकंड कंपोनेंट इज अ ट्यूब्यूल्स एंड थर्ड कंपोनेंट इज अ वेसिकल्स, ठीक है। सिस्टर्नी जो होगा ये अनब्रांच होगा, ठीक है। अनब्रांच फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं, अनब्रांच फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी के, ये पाइल के फॉर्म में, ठीक है, लेयर बाय लेयर होते हैं। लाइक ये एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी लेयर होगी, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। तो कुछ इस तरीके से लेयर बाय लेयर ये अरेंज होते हैं, जिनको हम पाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अनब्रांच होते हैं। ये लाइन आपको याद करनी होगी, ठीक है। और सिस्टर्नी पे आपको राइबोसोम्स यूजुअली मिलेंगे आपको, समटाइम्स या कंडीशनली जो है एब्सेंट होते हैं, बट यूजुअली आपको इस पे राइबोसोम्स मिलेंगे। सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं, ठीक है। वो इसी सिस्टर्नी के साथ वो ब्रांचिंग करके जो है ट्यूब्यूल्स जो सेकेंड पार्ट है वो प्रेजेंट होगा, और ट्यूब्यूल्स में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वेसिकल्स। वेसिकल मैंने डायग्राम में बना भी रखा है। वेसिकल्स जो है यहाँ पे एंड से पिंच्ड ऑफ होके, पिंच ऑफ और बड ऑफ होके, मतलब यहाँ से फ्रेगमेंट्स में ये ब्रेक होंगे, ब्रेक होके ये वेसिकल्स एक राउंडेड और ओवल स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस वेसिकल्स के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, लाइक आपके लिपिड भी हो सकते हैं, फैट भी हो सकता है। लिपिड का मतलब फैट, क्लास 9th में लिपिड का जो मतलब आपको समझना है वो फैट समझना है, और प्रोटीन आप जानते हो, ठीक है। तो ये लिपिड और प्रोटीन इस वेसिकल्स में इंक्लोज्ड होगा। और ये वेसिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये वेसिकल्स जो है ये बड ऑफ हो रहे हैं या पिंच्ड ऑफ हो रहे हैं, मतलब कि फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में ये निकल रहे हैं।
और ओवल और स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज अ थर्ड पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पार्ट्स में यही समझना है, ठीक है। अब आते हैं ईआर को हम क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ईआर को जब क्लासिफाई करेंगे तो ईआर के दो पार्ट हैं, ईआर के दो पार्ट हैं। ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके जो दो पार्ट हैं वो कौन कौन सा? सबसे पहले है आरईआर, और फिर आपका जो है सेकंड है एसईआर, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आरईआर मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक। मैं जब भी क्लास लेता हूं तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे जो वर्ड्स मैं बोलता हूं उसको ध्यान से नोट करना चाहिए, ठीक है ना। 9th स्टूडेंट्स, आप लोगों से काफी दिन से बात नहीं हुई है, बट आपको मैं बताऊं कि आपको थोड़ा सा बहुत सिंसियरली हर एक चीज को नोट करना चाहिए, क्योंकि आप आगे अगर बायोलॉजी लेंगे और आज अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग अगर है तो कल आपको हेल्प मिलने वाला है, ठीक है ना। ये क्या है आपकी, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकंड कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नीचे वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूँ, आपने लेवल कर लिया होगा आई थिंक, ठीक है। वीडियो में आप वीडियो रिपीट करके लेवलिंग को नोट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपका स्मूथ है, और स्मूथ में बताऊं कि स्मूथ में मेनली क्या होते हैं? ट्यूब्यूल पार्ट्स होते हैं। मेनली क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स पार्ट, ये वाले पार्ट, ठीक है। और इसमें मेनली क्या होता है आपका? सिस्टर्नी होता है। क्या होता है? सिस्टर्नी होता है। मेनली आप आगे मेनली वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सिस्टर्नी जहां पे होगा, मैंने बताया कि वहां पे क्या होगा, राइबोसोम्स यूजुअली फाउंड होंगे वहां पे। यहाँ पे राइबोसोम्स जो होगा वो एब्सेंट होगा। राइबोसोम यहाँ क्या होगा? एब्सेंट होगा। और इसका जो आगे एडवांटेज मिलने वाला है आपको, इसका जो आगे एडवांटेज ये मिलने वाला है कि राइबोसोम्स अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, एज पर सेल डिमांड यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जब भी किसी सेल को प्रोटीन चाहिए तो क्या होगा, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइबोसोम्स के हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो मैंने बताया कि राइबोसोम्स क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। राइबोसोम्स यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। एब्सेंट है तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होगी। लिपिड्स का मतलब मैं फैट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लिपिड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और ये लिपिड सिंथेसाइज होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, ठीक है। तो आप फंक्शन में जब आप पढ़ेंगे तो फंक्शन में ये लिख सकते हैं कि ये बना रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बना रहा है, ठीक है। ये आगे फंक्शन में आप इंक्लूड कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो गया इसके तरीके से रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और भी इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। यहाँ मैंने क्लासिफिकेशन जब किया ईआर का तो मैंने फंक्शन बताया, ठीक है। और आगे आप जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको कुछ फंक्शन में बताने जा रहा हूँ आपके एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। जैसे कि एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो सेल का शेप होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी क्यूब शेप का होता है सेल, कभी कभी ओवल शेप का होता है, कभी फ्लैटेंड होता है, ठीक है। कभी कभी आपका कॉलमुलर होता है, मतलब कॉलम लाइक होते हैं, कॉलम जैसे होता है ना वैसे। क्यूब लाइक, ओवल, फ्लैटेंड, कॉलम लाइक, ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। और ये सारे डिफरेंट टाइप के सेल का जो शेप होता है, ठीक है, शेप कौन मेंटेन करता है? शेप मेंटेन करता है ईआर, आल्सो ईआर, ठीक है। मतलब आल्सो इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ईआर भी यूज कर रहा है और इसके ईआर ही मैनेज कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना, शेप को। और अदर भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक आपका साइटोस्केलेटन है, सेल के अंदर कुछ साइटोस्केलेटन्स भी होते हैं, वो भी शेप को डिटरमाइन करते हैं। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपका क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा शेप ऑफ सेल्स,
ठीक है। एनसीईआरटी में शेप वर्ड यूज नहीं किया, फ्रेम वर्ड यूज किया है, ठीक है। मीनिंग वही है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझना है। देन आते हैं आपका इसके फंक्शन में। देन फंक्शन जो नेक्स्ट है आपका, मैं बताने जा रहा हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। जब भी ये लिपिड्स प्रोटीन्स जब फॉर्म होते हैं तो ये लिपिड्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स जो है सेल के डिफरेंट पार्ट्स में ही होती है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में सपोज दैट प्रोटीन की जरूरत है या लिपिड की जरूरत है, या क्लोरोप्लास्ट में किसी पर्टिकुलर प्रोटीन्स और लिपिड की जरूरत है। तो डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन, लिपिड्स या सम अदर मटेरियल्स जो है वो सेल के डिफरेंट पार्ट्स में यूज होते हैं। तो वहां तक एक्चुअली कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वहां तक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ईआर जो है गोल्जी अपैरेटस का हेल्प लेकर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी अपैरेटस के साथ मिलकर क्या करता है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इटसेल्फ ईआर ही मटेरियल को वन प्लेस से दूसरे प्लेस वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है विद इन सेल, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं ये सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। आप इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे, इंट्रा और इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। इंट्रा मीन्स की विद इन सेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और इंटर मीन्स की सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। आपको पता है ना कि हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, और ये सेल्स में डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल्स की रिक्वायरमेंट्स है, सेल को चाहिए, तो कभी कभी अदर सेल्स पे भी डिपेंडेंसी रखनी होती है। तो अदर सेल्स कैसे भेजेगा, जब ईआर और गोल्जी अपैरेटस इन्वॉल्व होंगे तभी ये पॉसिबल है। और इसको और आगे डिटेल आपको क्लास 11 में बताया जाएगा। अभी सिंपली ये जानिए कि डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स जो है ईआर ट्रांसपोर्ट करेगा। ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करने वाला और सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट करेगा। और ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे सम टाइम्स वो गोल्जी अपैरेटस का भी हेल्प लेगा, ठीक है ना। ये आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हो गया, ये ईआर का फंक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट फंक्शन है ईआर का कि ईआर के सरफेस पे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। ईआर के सरफेस पे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज को करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए हेल्पफुल होते हैं। वहां पे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो है रिएक्शंस की रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, सेल की एक्टिविटीज जो है या मेटाबॉलिज्म जो है वो मेंटेन होता है। मेटाबॉलिज्म आपको पता ही है कि कोई भी चीज जब ब्रेक होती है या कोई चीज फॉर्म होती है, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। एक और फंक्शन आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में लास्ट फंक्शन होगा आई थिंक 9th के क्लास में। फंक्शन क्या है कि वर्टिब्रेट्स के केस में, वर्टिब्रेट्स समझते होंगे, एनिमल का एक कैटेगरी है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। उन एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और वर्टिब्रेट्स के लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं, लीवर सेल्स, ठीक है, लीवर सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट मींस की सेकेंड टाइप ऑफ ईआर, ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होते हैं इनके सरफेस पे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। दैट मींस की बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करेंगे, ठीक है। और कैसे कम करेंगे, डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू। कोई पर्टिकुलर हार्मफुल केमिकल कंपाउंड है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, और एंजाइम्स एक्चुअली में कहां पे प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। आप एक बार ईआर पढ़िएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है गोल्जी अपैरेटस है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा आपको। इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले एक बार आपको ये बता दूं कि जो सेल ऑर्गेनल्स का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था, ठीक है, आज का जो इंट्रोडक्शन था उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसमें बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसमें अगर डाउट है तो आप जो है मेरे से फिर से वो टॉपिक रिपीट करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन
आप 2 बार या 3 बार इस वीडियोस को जरूर देखिए। और आप वीडियोस कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट्स नहीं पूछ रहे हैं ना देख रहे हैं वीडियोस को। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस देखिए, अदरवाइज पेरेंट्स को कॉल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।